केंद्र सरकार ने आखिरकार 4 साल बाद सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून अब देश भर में लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग होकर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग भारत आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है। शरणार्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सरकार जांच करेगी और फिर नागरिकता दे दी जाएगी। इस कानून के लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल है, तो कई जगह विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है, तो असम में विपक्ष ने आज बंद बुला रखा है। लेकिन असम पुलिस ने इस बंद को लेकर विपक्ष को नोटिस भेजा है। तो देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की कार्रवाई हो रही है। कई जगह पर लोग प्रदर्शन करने के सुर कई जगह पर नजर आ रहे हैं, तो कई जगह पर लोग जश्न भी मना रहे हैं। तो आप अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाएंगे। सीएए की अधिसूचना के साथ पीएम मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की। अमित शाह ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को हमने साकार किया है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इस नोटिफिकेशन के बाद सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीता शर्मा। नीता के पास चलेंगे। नीता, कई टेक्निकल चीजें हैं इसमें जो समझनी बाकी है। नोटिफिकेशन क्या है और केंद्र सरकार ने क्या दलीलें दी हैं, जरा बताएं। ये सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इसमें आपको ये बताना है, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन आपको ये बताने की जरूरत है आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या आपके एंसेस्टर्स अगर इन 3 देशों में रहते हो, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ में बांग्लादेश, अगर आप उनका कुछ पेपर दिखा सकते हैं तो ये सफाइस होगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों के पास जाना होगा, तो वो अटेस्ट करेंगे। साथ में एक आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा भारतीय नागरिक का। शेड्यूल के तहत आपको जो 22-23 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आपको कोई लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, ऐसा इस रूल में लिखा गया है। ये सब जानकारियां इकट्ठा करके आप अपलोड करेंगे, जो स्कैन की जाएंगी। जो कमेटी है वो भी नोटिफाई कर दी है भारत सरकार ने। उसमें भी बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स हैं, होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं, तहसील के ऑफिसर्स हैं। तो ये सब आपको नोटिफाई करेंगे और स्क्रूटनी करने के बाद ये आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे, ऐसा यहां पर लिखा गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी की सारी कार्रवाई जो होगी वो डिजिटली होगी। हालांकि कई लोग बहुत खुश हैं, जैसा कि आप मेंशन कर रही थी कि कई लोग नाखुश भी हैं, खास करके असम और वेस्ट बंगाल के राज्यों में जो है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट देखा गया है। जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि अगर ये कानून लाना था तो 6 महीने पहले लाना था। अब वो अपने राज्य में ये कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का मानना है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक में इजाफा करने वाली है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है ये नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है। जो लोग काफी सालों से, दशकों से प्रताड़ित हुए हैं इन देशों में, उनको ये जो नागरिकता है दी जाएगी। तो इसके तहत जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने जो 2019 में अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, वो अपना वादा पूरा कर रही है। ठीक है नीता, हमारे साथ विकास भदौरिया भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। विकास, आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। क्या बिल्कुल, देखिए इसका सीधा असर चुनाव पर होगा, क्योंकि आपने बताया अपनी खबर में कि किस तरह से देश में कई जगह समर्थन जताया जा रहा है तो कई जगह विरोध हो रहा है। समर्थन करने वालों से ज्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन विरोध करने वालों से ज्यादा लाभ होगा बीजेपी को, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो है काउंटर
पोलराइजेशन होगा, रिवर्स पोलराइजेशन होगा, और जाहिर तौर पर अगर इसमें अल्पसंख्यक समुदाय इसका विरोध करेगा तो बहुसंख्यक समुदाय इसका समर्थन करेगा। और ये जो ध्रुवीकरण होगा, चूंकि लोकसभा चुनाव अब सर पर है, तो सीधा असर इसका मतों पर जाएगा, यानी कि चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा और बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा लोकसभा चुनाव में। जी विकास जी, शुक्रिया आपका। हमारे साथ मुकेश सेंगर जुड़ रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। मुकेश, वहां पर कल ही विरोध के सुर उठ रहे थे, आज क्या हालात है वहां? देखिए, बिल्कुल जैसे ही जो अधिसूचना है वो जारी हुई, उसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र इकट्ठा हो गए थे और प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा पहले के मुकाबले कड़ी कर दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक जामिया और जो शाहीन बाग का इलाका है वहाँ एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए थे, और फिर 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। तो उसको देखते हुए चूंकि किसानों का आंदोलन था, तो दिल्ली में सेक्शन 144 पहले से लगा हुआ था और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं और जो इलाके मिश्रित आबादी वाले हैं, वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाल रही है। वहाँ पर सुरक्षा पहले के मुकाबले कड़ी कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि किसी भी कीमत पर किसी को भी एंटी सीए प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी तमाम इलाकों में जाकर समझा रहे हैं कि जो सीए है वो क्या है, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पुलिस कर रही है, और दिल्ली पुलिस की नज़र तमाम जो इलाके हैं संवेदनशील उन इलाकों पर है, ताकि कोई भी बाधा या गड़बड़ी ना होने पाए। जी, वैभव पलनितकर भी है हमारे साथ, जो मजनू का टीला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं वो जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं ये उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस हो गया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तरी दिल्ली के मजनू के टीले स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में, और हमारे साथ ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं, सीधी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं कि जब सीए कानून अब नोटिफाई हो गया है, एक तरह से लागू हो गया है, उनका क्या रिएक्शन है। बताइए सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम सोनादास है। हाँ। मैं सिंध प्रांत से हूँ, पाकिस्तान से। हाँ, बताइए, जब ये कानून लागू हो गया, नागरिकता कानून, आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो कैसा लग रहा है? पहले बहुत खुशी की बात है। हम तो जीवन में पहली बार, ये हमारे की इतनी उम्मीद नहीं थी, मगर देश के प्रधानमंत्री पे हमारा विश्वास था तो हमारी सिटीजनशिप नागरिकता होगी। अच्छा। हाँ, तो आज परमात्मा ने हमारी सुन ली है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुन ली। बहुत उनका धन्यवाद हम कहते हैं, और आपके मीडिया के माध्यम से उन सबको भी धन्यवाद कहते हैं। बहुत खुशी की। सर बताइए, आपका क्या नाम है, किस तरह से खुशी का माहौल है? आप किस परिस्थिति में रहे थे, नागरिकता जब नहीं मिली थी, अब जब मिल जाएगी, जिंदगी में कितना बदलाव आया, कितना फर्क? बहुत आया। ये तो हमारे सोची के अंदर नहीं था कि हमें कभी भारत के हमें सिटीजनशिप मिलेगी। और हम तो किसी उसी कंट्री के अंदर थे, तो वहाँ पर हमारा सोच कम था, क्योंकि एजुकेशन कम थी। तो फिर ये जो सोशल मीडिया, फेसबुक जब खुले, यूट्यूब खुले, तो फिर हमने देखा कि हमारा भी कोई भारत देश है। तो वहाँ पे किसी परिवारों ने अपनी वीज़ा पासपोर्ट करके कैसे भी करके वहाँ से निकलना शुरू किया। तो 2011 से निकलना शुरू कर दिया 2020-25 तक। तो आने में यहाँ पे हमें फिर भी सोच विचार ये आ रहा था कि पता नहीं क्या हो, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं। 2019 में जब पूरी सीए की बातचीत शुरू हुई, जब पहली बार पता चला आप लोगों की नागरिकता मिल सकती है, तब से लेके एक करीब 4 साल का वक्त हो गया है। कल जब पता चला कि ये कानून लागू हो गया है, जो 4 साल से चर्चा चल रही थी, आपको लग रहा होगा कि आज होगा, कल होगा, कब होगा, नहीं होगा, जब पहली बार कल खबर मिली कि ये लागू हो गया है कानून, तो पहला दिमाग में क्या आया? हमें तो 19 में ये भरोसा अच्छा हो गया था कि हाँ, अभी अगर ये बात चली गई है संसद भवन से, तो ये नोटिफिकेशन कभी न कभी जारी होगा। तो कल ये ऐसी डेट थी कि हम शरणार्थी जितने भी भारत के अंदर बस रहे हैं, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिसी भी मुस्लिम कंट्री से जितने भी जो कानूनी रेगुलर से आए हुए हैं, उनको तो खुशी की बात है। भाई जो घुसपैठिए हैं वो तो डर ही रहे हैं, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से खुशी की लहर है, बताएं? बहुत खुशी की बात है। परमात्मा, हम तो जीवन भर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है, उनका आभारी रहेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर वो आना चाहिए।
तो हम बहुत खुशी की बात है। हम तो बच्चे समेत सब जो भी सारे कैंप के बच्चे हैं दिल भावना से देश के प्रधानमंत्री को नमन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं उनकी आयु बढ़े परमात्मा, और देश के प्रधानमंत्री अगले जन्म तक भी हो रहे हैं। हम तो पहली बार देश के प्रधानमंत्री। नागरिकता मिलने से आपको क्या क्या फायदा हो जाएगा जो अभी तक नहीं मिल रहा था? पिछले 10-11 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पर। फायदा वो जो भी मूल सुविधा जो भी इंसान को देनी चाहिए वो देश के प्रधानमंत्री है, वो सोच के अपने हिसाब से जो भी नागरिकता का देन लेन जो उनके बस में है, तो अगला जो देन लेन जो भी है वो उनके हाथ में है। हम बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? धर्मवीर मेरा नाम है। 2013 में हम आए थे और पाकिस्तान के इतने हालत ख़राब हो चुके थे तो इसलिए हम पाकिस्तान छोड़ के अपना धर्म बचाने के लिए हम भारत में आ गए थे। और क्या है, पाकिस्तान छोड़ा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। अब बताइए, जब नागरिकता मिलने का कानून जो है वो एक तरह से मूर्त रूप ले चुका है, पहली खुशी का इजहार एक लाइन में अगर बताना चाहें? देखो, मृतक के शरीर में प्राण आ जाते हैं, इसी तरह ये परिवार इतने दुखी थे। जो पाकिस्तान की जो पीड़ा है ना, तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से एक मृत व्यक्ति के शरीर में प्राण आ जाते हैं, उसी तरह से जब नागरिकता कानून अब जो मूर्त रूप ले चुका है, उस तरह से अब इनको जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, 10, 11, 12 सालों से यहाँ जो लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान के सिंध इलाके से आए हैं, उनको नागरिकता अब मिलने जाएगी और एक तरह से उनके लिए खुशी का लम्हा है। वो जो सारी सुविधाएं जो एक नागरिक को मिलना चाहिए थी बरसों से, इनको वो नहीं मिल रही थी, इनके लिए खुशी का लम्हा है। बिल्कुल वैभव, हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह भी हैं। हर्षा, असम और पश्चिम बंगाल की तरह राजस्थान भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि राजस्थान का अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तान से लगता है। राजस्थान इसे कैसे देख रहा है? देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर है और अब ये बॉर्डर फेंस्ड है, लेकिन फिर भी काफी लोग जो है उनकी यहाँ पर रिश्तेदारी रही है। शादी ब्याह होते थे यहाँ पर, परिवारों में आना जाना रहता था, तो कई लोग ऐसे हैं जो वीजा ले लेके, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ही रुक जाते हैं, वापस नहीं जाना चाहते हैं। अब इनको बहुत लंबे समय से इनको वेट करना पड़ता है सिटीजनशिप के लिए। जैसे जोधपुर का इलाका है या जैसलमेर है, यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग अलग ही एक बस्ती में रहते हैं। जैसे आपने देखा, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ लोग मजरू का टीला में रह रहे हैं, वैसे ही राजस्थान में भी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में अलग अलग इनके पाक विस्थापितों की बस्तियां बनी हुई है, वहां पर वो रहते हैं। अब सिटीजनशिप मिलने का अर्थ ये होता है कि ये, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि काफी लोग गरीब परिवार से भी आते हैं, तो जैसे आपको सुविधाएं चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो सरकारी अस्पताल में आपका निःशुल्क इलाज, फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना, इंश्योरेंस मिलना, सरकारी स्कूलों में आपका दाखिला, ये सारी चीजें से जो ये वंचित रहते हैं, जो सरकारी स्कीम्स है, जो सरकारी बेनिफिट्स है, जो इन तक नहीं पहुंच पाती है, ये सब इनको अब मिलने लगेंगी जब इनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। राजस्थान में सबसे लंबी कतार है, मैं आपको बता दूं, सिटीजनशिप के लिए 30,000 से ज्यादा लोग हैं जो सिटीजनशिप का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान में 30,000 लोग तो इंतजार कर रहे हैं सिटीजनशिप का, लेकिन एट अ टाइम करीब लाख से 2 लाख की संख्या है जो यहाँ पर रुके हुए हैं और इसको लेकर बहुत समय से मुहिम चलाई गई थी और अब इन लोगों को एक उम्मीद दिखी है। आज भी राजस्थान में जश्न, कल रात को जश्न था, आज भी लोग यहाँ पर जो जयपुर में रह रहे हैं वो इकट्ठा होंगे और जश्न मनाएंगे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा के लिए और इस जानकारी के लिए। तो बता दें कि CAA को लागू कर दिया गया है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वेब पोर्टल बन चुका है और अब उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जिन्हें आए हुए यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए ये कानून अब लागू हो चुका है।